गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं सीए दीपिका बंसल आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की क्लास में, जो कि हो चुकी है 5th क्लास, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स रेट्स फॉर द अदर एंटिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस। अभी तक हमने इंडिविजुअल्स का सब कुछ कर लिया है। हमने सभी के सभी रेट्स पढ़ लिए हैं, रेट्स के ऊपर किस रेट से सरचार्ज लगता है, किस रेट से उनके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, मार्जिनल रिलीफ कब लगता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने जो है अपनी लास्ट क्लासेस में कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम बहुत सारे और न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं, लेकिन फॉर द एंटिटीज़, जहाँ पे हम एचयूएफ की बात करेंगे, एओपी की बात करेंगे, बीओआई की बात करेंगे, कंपनीज़ की बात करेंगे, फॉरेन कंपनीज़ की बात करेंगे। क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जहाँ पर आप फर्म में काम करोगे या किसी कंपनी के लिए काम करोगे, अगर आप फर्म में काम करते हो तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स की रिटर्न का डेटा आए। आपके पास कंपनी की रिटर्न का भी आ सकता है, एचयूएफ की रिटर्न का, या फिर एओपी बीओआई का। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और हमारा काम आप लोगों को तैयार करना ही है आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए। तो मैं सीए दीपिका बंसल फ्रॉम शार्पअप आप लोगों का अगेन स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। और आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं, जहाँ पे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, ठीक है, जहाँ पे हम अदर एंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और अदर एंटिटीज़ में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जैसा कि हमने बोला है। तो इनकम टैक्स बाय सीए दीपिका बंसल, ठीक है। चलिए, इनकम टैक्स बाय सीए दीपिका बंसल, जहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे पर्सन्स के ऊपर, ठीक है। डिटेल डिस्कशन ऑन पर्सन्स में हम बहुत सारे पर्सन्स को जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन्स को आज इंक्लूड करेंगे। हम इंडिविजुअल्स की बात कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में, और आज हम बहुत सारी और चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम एचयूएफ के रेट्स पढ़ेंगे कि एचयूएफ के क्या रेट्स है, एओपी के रेट पढ़ेंगे, एओपी क्या होता है वो पढ़ेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पढ़ेंगे, हम कंपनीज़ के बारे में देखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ आज जो है इनके रेट्स के बारे में हम ख़त्म कर देंगे क्लास। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। उनके बाद इन पर्सन्स के सरचार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और सेम मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट हमें इन सब पर्सन्स के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो क्या क्या मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट जो है वो हम इसमें लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है जी। सबसे पहले डिटेल डिस्कशन ऑन पर्सन्स। देखिए, मैंने आई थिंक अपनी 2nd या 3rd क्लास में आपको थोड़ा ओवरव्यू ऊपर ऊपर से दे दिया था कि पर्सन कौन होते हैं। पर्सन इंडिविजुअल, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या क्या स्लैब रेट्स लगते हैं। हमने 3 तरीके के स्लैब रेट्स पढ़े थे, ओल्ड पढ़ा था, लेटेस्ट बजट के हिसाब से पढ़ा था, और डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम पढ़ा था। तो इंडिविजुअल मतलब हम लोग मतलब नेचुरल पर्सन मतलब हम लोगों ने, नेचुरल पर्सन वो होते हैं जो खा सकते हैं, पी सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सब कुछ। 2 तरीके के पर्सन होते हैं। पर्सन हमेशा 2 कैटेगरीज में डिफाइन होती है। एक तो नेचुरल पर्सन में डिफाइंड होती है, नेचुरल पर्सन जो कि बाय बर्थ होते हैं, जिन्हें जन्म मिलता है, ठीक है। दूसरे पर्सन होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन्स जिनको लीगली बर्थ दिया जाता है, लीगली बर्थ जिनका होता है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जिन्हें बनाया जाता है, वो हमारे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। नेचुरल पर्सन हम, बाकी सारे के सारे हम अपने पेपर्स के ऊपर बनाते हैं। एचयूएफ हो गया, एओपी हो गया, बीओआई हो गया, सबको हम पेपर्स के ऊपर बनाते हैं, तो उनको लीगली हम बर्थ देते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। पर्सन्स को बस एक हमने ओवरव्यू देना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, और न्यूमेरिकल पोर्शन पे सबसे जल्दी जाना है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से बस पढ़ेंगे, समझने वालों को ज़्यादा है नहीं, बस आप सुनिए और आगे बढ़िए। इट रेफर्स टू अ नेचुरल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन्स को रेफर करता है, मतलब हम लोगों को। मीनिंग अ सिंगल ह्यूमन को करता है, सिंगल ह्यूमन, मीनिंग अ सिंगल ह्यूमन बीइंग एज अपोज टू एन आर्टिफिशियल एंटिटी। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी वगैरह हो गई, फर्म वगैरह हो गए, उसके अपोजिट में हम लोग एक सिंगल एंटिटी। लाइक अ कंपनी और अ फर्म, इंडिविजुअल आर टैक्स बेस्ड ऑन देयर इनकम। इंडिविजुअल के ऊपर उनकी इनकम के हिसाब से टैक्स रेट लगता है, एंड डिफरेंट टैक्स रेट स्लैब्स
अप्लाई डिफरेंट और डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स लाइक एज एंड इनकम लेवल। इन्होंने कह रखा है कि इंडिविजुअल के ऊपर अलग अलग स्लैब रेट लगते हैं, अलग अलग इनकम के ऊपर या अलग अलग एज ग्रुप के ऊपर। अब जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आई है या लेटेस्ट बजट के हिसाब से जो स्लैब रेट आई है उसमें एज के हिसाब से नहीं है, सभी एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल के ऊपर सेम रेट लगेगा, लेकिन इनकम के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग स्लैब रेट्स हैं कि 3 लाख के ऊपर नील है, 3 से 7 लाख वाले जो लोग हैं उनके ऊपर इतने % का टैक्स है, 5% का, 7 से 10 के ऊपर 10% का है। तो अलग अलग इनकम के ऊपर अलग अलग स्लैब रेट्स हैं। एज वाला जो फैक्टर था वो हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम में था, ठीक है, जो कि अभी भी इस साल की रिटर्न में भी अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो आप ऑप्ट कर सकते हो। इसलिए हमने अपने क्वेश्चंस को ओल्ड के हिसाब से भी सोल्व किया था। इट इंक्लूड्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड माइनर। इसमें कौन कौन से इंडिविजुअल में पर्सन इंक्लूड होते हैं? माइनर, जिनकी एज जो होती है वो लेस देन 18 ईयर्स होती है, और अनसाउंड माइंड मतलब जो थोड़े दिमागी तौर पर साउंड नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए एच क्या होते हैं? एच को अगर हम फुल फॉर्म पढ़े तो एच की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड। जैसे हमने पहले भी आपको अपनी क्लासेस के थ्रू बता रखा है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन कौन होता है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मेरी फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होगा? मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस फैमिली को थोड़ा वाइड करना चाहती हूँ तो मैं अपने क्या कहते हैं माता पिता को भी इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। लेकिन माता पिता अगर डिपेंडेंट नहीं है तो वो अलग से अपनी एच भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो एच में कौन कौन इंक्लूड होता है? एच में जैनिज़्म, बुद्धिस्ट, हिंदू और सिख, ये सभी लोग जो होते हैं वो एच बना सकते हैं। लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियंस फैमिली जो है वो अभी इसमें इंक्लूड नहीं की गई है, बिकॉज उन्होंने हामी नहीं भरी है कि हम एच में आना चाहते हैं, इस एच के लोग के अंदर आना चाहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द पीपल डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग वाइफ्स एंड डॉटर। कॉमन एंसेस्टर मतलब ये एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ये हमारे पूर्वज है, ये हमारे दादाजी है, दादाजी से हमारे क्या आए? पापा आए, पापा के साथ मम्मी आ गई, पापा के बच्चे हो गए, ठीक है, ये मैं हो गई, ये मेरे भाई बहन हो गए, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं इसी फैमिली का हिस्सा हूँ अभी, ठीक है, तो ये मैं हूँ, ठीक है। ये मेरे ब्रदर है, ये ब्रदर जो है इनकी वाइफ भी अभी इसी फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। ये मेरी सिस्टर है, अगर वो अनमैरिड है तो वो इसी क्या कहते हैं एच का हिस्सा है, नहीं तो वो अलग इंडिविजुअल, अगर उसकी शादी हो जाती है तो वो अलग से एच भी बना सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। तो इंक्लूडिंग वाइफ्स एंड डॉटर, एच एग्जिस्ट फ्रॉम बर्थ। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे एच को, एक क्लास में जो है वो आपकी एच के ऊपर भी लेगी, ठीक है, जहाँ पे हम सब कुछ बिल्कुल लास्ट में जब हमारी सारी की सारी डिटेल डिस्कशन हो जाएगी तब हम एच के ऊपर एक और क्लास लेंगे, ठीक है, और वहाँ पे आपको सब कुछ एच के बारे में कवर करवाएगी। यहाँ पर ऊपर से, ठीक है, क्योंकि और भी बातें होती है एच की, जो एच हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है इंडिविजुअल के बाद, इसलिए हम आपकी एक क्लास उसके ऊपर भी लेंगे, लेकिन वो लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो एच एग्जिस्ट फ्रॉम बर्थ, एच जो होती है बाय बर्थ। मेरे बच्चे ने अगर जन्म लिया है तो जो मेरी फैमिली है वो उसका बाय बर्थ जो है वो एच का मेंबर बन चुका है, बट नीड्स एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए एच बनाने के लिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए टू बी रिकॉग्नाइज एज अ पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। एच अगर एच को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आना है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी, पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा और बैंक अकाउंट को ओपन करवाना होगा। मतलब अगर किसी पर्सन ने एच को ओपन करना है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में जो है वो इन क्या कहते हैं एच डीड बनेगी प्रॉपर। एच डीड बनने के बाद वो एच डीड जो है वो पैन कार्ड के लिए यूज़ होगी, इंडिविजुअल्स का पैन कार्ड लगेगा और पैन कार्ड बनने के बाद जो है वो बैंक अकाउंट ओपन होगा और उनको जो है एच वालों को जो भी एच बनी है उसको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ज़रूर भरनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी डिटेल थी एच के ऊपर। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपको याद होगा सेकेंड या थर्ड क्लास में मैंने जब बताया था कि मैं किसी भी 2 पर्सन को ले रही हूँ। मैंने अभी तक पर्सन कौन कौन से लिए? एच और इंडिविजुअल लिया,
तो मैंने इन दोनों को मिला के जो है वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना दिया, या फिर कंपनी को इंक्लूड कर दिया पार्टनरशिप फर्म के साथ। मैंने शायद अपनी पिछली क्लासेस में ये वाला एग्जांपल दिया था कि कंपनी ने फर्म के साथ मिला के एक नया बिजनेस खड़ा कर दिया, तो वो मेरा क्या बन गया, वो मेरा एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन गया, न्यू बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब बहुत पर्सन्स की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, तो कोई भी 2 या 3 पर्सन जो है उन्होंने मिलकर एक नया बिजनेस तैयार कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या होता है, नो फॉर्मल एक्ट इज देयर, कोई फॉर्मल एक्ट नहीं होता। मैं इसको सिर्फ रीड करवा रही हूँ, मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा आपके काम नहीं आने वाला है। जस्ट एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन, ये एक ओरल एग्रीमेंट होता है पर्सन्स के बीच में। व्हेन टू और मोर पर्सन मतलब एचयूएफ हो गया, इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गया, कंपनी होगा, फर्म हो गया, एचयूएफ हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा जब पर्सन ज्वाइन टुगेदर आपस में मिलते हैं फॉर अ कॉमन जनरेटिंग इनकम जनरेटिंग पर्पस, दे फॉर्म एन एओपी, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन को बनाते हैं। मेंबर्स कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, जॉइंट फैमिलीज हो सकता है, सब होता है। और देयर इज अ सेपरेट पैन ऑफ एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का सेपरेट पैन होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मान लो मेरी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसमें एक इंडिविजुअल भी है, एक एचयूएफ भी है, एक कंपनी भी है, तो तीनों का अपना अपना अलग अलग पैन है, लेकिन इन तीनों ने मिला के एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो अपना खुद का धंधा करिए, तो इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन का खुद का पैन कार्ड होना चाहिए, खुद की रिटर्न भरेगा ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की बॉडी हो गई, मतलब काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने मिलके जो है वो एक बॉडी बना दी, एक बॉडी मतलब एक एंटिटी बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में, याद रखना सिर्फ इंडिविजुअल्स मिले हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में पर्सन्स मिले थे, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल्स मिले हैं। नो फॉर्मल एक्ट इज प्रेजेंट, कोई फॉर्मल एक्ट नहीं होता है। अनलाइक एओपी, बीओआई डज नॉट नीड अ कॉमन पर्पस। एओपी का क्या होता है, एक कॉमन पर्पस होता है। कॉमन पर्पस मतलब एचयूएफ, इंडिविजुअल और मेरी कंपनी ने, तीनों ने मिलके जो है एक नया धंधा खोला, तो एक कॉमन पर्पस है इनका। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ज़रूरी नहीं है कि सबका एक कॉमन पर्पस हो। इट इंक्लूड ट्रस्टी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन कौन आते हैं, ट्रस्ट, किसी ने ट्रस्ट बनाई है तो उसके ट्रस्टीज जो है वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलेंगे हम उनको। एग्जीक्यूटर्स हु रिसीव इनकम जॉइंटली अर्न एट टैक्स लाइक इंडिविजुअल बेनिफिशरीज। एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज़ का दे रखा है, रजिस्टर्ड इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला के बनती है, ठीक है। सबका अपना अपना जो है, ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पैन ऑफ बीओआई इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का भी अपना एक पैन नंबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपनीज, सेक्शन 2 क्लोज 17 जो है इनकम टैक्स का, वो कंपनी को डिफाइन करता है, और कंपनी को डिफाइन करके वो क्या कहता है, कंपनी वो कंपनी होती है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आप जब कंपनीज एक्ट की क्लासेस करोगे तो वहाँ पे हमने कंपनीज एक्ट को पूरा डिफाइन कर रखा है, तो वहाँ से आपको एक नॉलेज आ जाएगी कि कंपनी क्या होता है। यहाँ पे हम मोटा मोटा ऊपर से पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है। कंपनी वो कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है, या फिर 1965 वाले में भी होती है, ठीक है। पैन इज रिक्वायर्ड ऑफ कंपनीज टू एसेस द इनकम, पैन ज़रूरी होता है कंपनीज का इनकम को एक्सेस करने के लिए। अगर कंपनी का पैन नहीं है तो इनकम का पता नहीं लगाया जा सकता है। एसेस मतलब कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है। इंक्लूड इंडियन कंपनी, कंपनी के अंदर इनकम इंडियन कंपनी भी इंक्लूड होती है, फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूड होती है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस भी इंक्लूड होते हैं। अ कंपनी इज टैक्सेबल इवन इफ इट हैज़ नो इनकम, कंपनी तब भी टैक्सेबल होती है अगर उनकी नो इनकम, कोई भी इंडिविजुअल नहीं हो, तभी उन्हें अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो होती है वो भरनी पड़ती है। अ कंपनी विद प्रॉफिट मोटिव और अ कंपनी इन लिक्विडेशन आर असेसेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कंपनी प्रॉफिट मोटिव की हो, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर लिक्विडेशन के अंदर जा रही हो, उनकी भी इनकम को जो है वो एक्सेस किया जाएगा, पूरी की पूरी कैलकुलेशन होगी उनमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, why do you need this accounting course? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? Third, what is the syllabus for this course? And fourth, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का। बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा। And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे। साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री। सो देर किस बात की है। Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. यहाँ पे एक मे बी मैं एग्जांपल लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में एक एग्जांपल लिख लो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंपनीज होती है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे ऐसे जितने भी आप स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के अंदर ये कॉरपोरेशंस बनाई गई है। फर्म की बात करें, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म या LLP। कंपनीज एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमने इन सब को डिटेल में लिया हुआ है। डिफाइन अंडर फर्म कौन सी होती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल दो आप उनको, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी LLP एक्ट 2008। LLP भी इंक्लूड होती है और इंडियन पार्टनरशिप फर्म भी इसमें इंक्लूड होती है। फर्म इज़ अ लीगल सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर से बिल्कुल अलग इनकी एंटिटी होती है, बट इज़ नॉट टैक्स सेपरेटली टैक्स नहीं होता। जो भी लाइबिलिटी जो होती है उनके ऊपर टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है वो जो पार्टनरशिप की होती है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर होती है? पार्टनर्स के ऊपर होती है। फर्म की बोला गया है। LLP के पास बहुत अच्छा ये फीचर होता है कि LLP हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। LLP का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मेकिंग इट मोर स्ट्रक्चर देन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। इसका स्ट्रक्चर जो होता है LLP का वो कंपनी जैसा ही होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब ये पार्टनरशिप होती है पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। I just want to say for the more details just refer the Companies Act classes. Okay. तो यहाँ पे कौन कौन होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होते हैं और LLPs एक्ट 2008 होते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, यार मैम पार्टनरशिप फॉर्म की अगर बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के ऊपर कैसा टैक्स लगता है और क्या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कितना टैक्स लगता है, तो वो डिटेल डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। एक बार ये वाला लाइन ख़त्म कर दूँ मैं। पैन इज़ रिक्वायर्ड ऑफ फर्म टू एसेस द इनकम। पैन नंबर, हमें फर्म का भी पैन नंबर चाहिए होता है क्योंकि फर्म की खुद की रिटर्न भी भरी जाती है। चलिए तो एक स्लाइड में हम डाल देते हैं जल्दी से ताकि आप लोगों को हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल समझा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी ये पार्टनरशिप फर्म है,
हालांकि हम इसके ऊपर भी पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन क्लास लेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर। जब हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला आएगा तब हम वहाँ पे सब कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा आपको ऊपर से यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, मोटा मोटा जस्ट ऊपर से, कि पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म की टोटल इनकम जो है लेट्स सपोज 20 लाख रुपीज़ की है, ठीक है। टोटल टैक्स इसकी 20 लाख की है। और उसके बाद इन्होंने जो है वो अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दी। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। तो पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दी जाती है, कंपनी उसको जो है वो एज एन एक्सपेंस मतलब एज एन एक्सपेंस दिखाती है कि हमने जो है अपने पार्टनर्स को सैलरी दी है, और उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट जो है वो उन्हें डिडक्शन देता है। तो मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन दी, तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट ने पार्टनरशिप फर्म को कहा कि आप इसको खर्चा दिखा सकते हो। आपकी 20 लाख की टोटल इनकम हुई है, आपने अपने पार्टनर्स को जो 5 लाख रुपए का सैलरी दी है, आप उसको एज एन एक्सपेंस दिखाइए, डिडक्शन लीजिए। तो अब टोटल इनकम अब कितनी हो गई फॉर द टैक्स लायबिलिटी? 15 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब फर्म के ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो लगता है @30%, ठीक है। तो 15 लाख का 30% निकालिए, 15 तिया 45, ठीक है। मोटा मोटा हमारे पास जो है 4,50,000 का वो आ चुका है टैक्स। मैंने यहाँ पे किया 4,50,000 रुपये का मेरे ऊपर, मेरे फर्म के ऊपर टैक्स आ गया है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दीजिए 4% का, तो 18,000 रुपये का मेरे पास जो है वो सेस आ गया है। तो मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरे पास आ चुकी है 468,000 की, ठीक है। ये मेरे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। लेट्स सपोज कि इस फर्म के जो पार्टनर्स हैं, लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल है, लेट्स सपोज कुछ इंडिविजुअल्स है और कुछ कंपनीज़ हैं। तो कंपनीज़ को या इंडिविजुअल्स को जो मिल रहा है, उनको पार्टनरशिप फर्म से क्या मिल रहा है? 5 लाख रुपए की जो है वो एज अ सैलरी मिल रही है। फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए इसे मिल रहे हैं और 2.5 लाख रुपए इसे मिल रहे हैं, 2.5 लाख रुपए इसे मिल रहे हैं और 2.5 लाख रुपए इसे मिल रहे हैं। तो इंडिविजुअल के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इंडिविजुअल जो है वो जो 2.5 लाख रुपए उसको कमाए हैं, अभी तो मैंने 2.5 लाख रुपए बोले हैं, बट ये 7.5 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था, 15 भी हो सकता है, जितना भी है। इंडिविजुअल जो है अपनी इनकम के ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाएगा, स्लैब रेट के हिसाब से। और जो कॉरपोरेट है, कंपनी है, कंपनी को जितना पैसा पार्टनरशिप से मिला, ये 2.5 लाख मैंने यहाँ पे लिखा है, बट 2.5 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो अपने रेट के हिसाब से लगाएगा, ठीक है ना। जो कॉरपोरेट्स के ऊपर टैक्स लगते हैं, अब आप कहोगे मैम टैक्स कितना लगता है? मैं कहूँगी एक तो 30% का टैक्स लगता है और एक 25% का टैक्स लगता है। अब आप कहोगे मैम ये 25% और 30% क्या है? मैं कहूँगी वेट। अभी आप रुकिए, एक एक करके सारे के सारे पत्ते हम खोलेंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आप देख लीजिए। देख लिया? चलिए, सो हम जो है वो पार्टनरशिप फर्म का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है कि पार्टनरशिप फर्म जो कमाता है उसके ऊपर टैक्स देता है, और पार्टनरशिप फर्म में जो जो पार्टनर्स है वो अपनी रेट्स के हिसाब से जो है वो टैक्स देते हैं। अब पार्टनर्स के हाथ में बहुत सारी इनकम आती है, ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म को बहुत सारी खर्चों के ऊपर जो है वो डिडक्शन मिलती है, जिसकी डिटेल डिस्कशन जो है वो हम अपने PGPP वाले चैप्टर में करोगे। अब आप कहोगे मैम PGBP, मैं कहूँगी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो हमारा 3rd हेड ऑफ इनकम है। हम अपनी अगली क्लास में हेड्स ऑफ इनकम को भी एक बार दोबारा से रिव्यू करेंगे, गो थ्रू करेंगे। अब आप कहोगे मैम बार बार एक ही चीज़ क्यों बोल रहे हो? मैं कहूँगी दिस इज़ इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और इंटरकनेक्टेड होता है। मतलब हर चीज़ें जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जब हम किसी भी चीज़ को बार बार बोलते हैं तो वो सीधा यहाँ बैठ जाती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हम रिपीटेशन मोड में भी करेंगे ताकि आपकी यहाँ बैठ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लोकल अथॉरिटी, ठीक है, ऊपर से पढ़ लेते हैं बस इनको। तो लोकल अथॉरिटी इज़ अ सेपरेट यूनिट ऑफ असेसमेंट। ये एक सेपरेट यूनिट ऑफ असेसमेंट होती है। इसमें पंचायत आती है, म्यूनिसिपैलिटी आती है, म्यूनिसिपल कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ जाता है, कंटेम्प्टेंट बोर्ड आ जाता है। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, जो इनकम होती है लोकल अथॉरिटीज़ की, एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 क्लोज 20
और इसमें क्या क्या आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, मतलब जो लोकल अथॉरिटीज़ की इनकम होती है वो कहाँ कहाँ से आ सकती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, इनकम फ्रॉम ट्रेड और बिजनेस विद इन देयर जुडिक्शन, इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, अगर हमारी पंचायत वगैरह कोई सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही है, सर्विसेज कर रही है, एक्सक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड देयर jurisdiction. This means local authorities enjoy tax exemptions on specific income but not on all revenues. इन्होंने कहा हुआ है कि सभी के सभी रिवेन्यू के ऊपर नहीं, ये 2-3 जो है इनकम दे रखी है उसके ऊपर ये इंजॉय करते हैं सेक्शन 10 को, ठीक है। तो जब हम सेक्शन 10 को पढ़ेंगे तब हम इन लोकल अथॉरिटीज़ की इनकम एग्जम्पशन को दोबारा से पढ़ेंगे, सेक्शन 10 को जब हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए लोकल अथॉरिटी कौन सी होती है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कमेटी वगैरह आपकी लोकल अथॉरिटीज़ में आते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए डाइटीज़, आइडियल, वैष्णो देवी श्राइन, होली बुक्स, गुरु ग्रंथ साहिब एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। Artificial judicial person, every person which does not have any physical existence but has a legal existence is referred to an artificial judicial person. जिसका कोई physical existence हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, बट उसका legal existence होता ही होता है। कुछ artificial person जो होते हैं वो separately defined under section 2 clause 31 such as company, firm, local authorities. सेक्शन 2 क्लोज 31 में तो कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया इन आर्टिफिशियल पर्सन को, लेकिन ऑल अदर एजीपीज मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नोट कवर्ड सेपरेटली अंडर सेक्शन 2 क्लोज 31 विल बी इंक्लूडेड इन द रेजिड्यू क्लोज। मतलब ये रेजिड्यूरी क्लोज है। रेजिड्यूरी क्लोज मतलब जो भी कंपनी के अंदर नहीं फॉल कर रहे हैं, फर्म के अंदर नहीं करे, लोकल अथॉरिटी के अंदर नहीं करे, उनको यहाँ डाल दो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के ऊपर। आप अब देखोगे वैष्णो देवी श्राइन, गुरु ग्रंथ साहिब, इनको कहाँ डाली, ये कंपनी के अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन के अंदर आते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर, किसके अंदर आते हैं? अगर कहीं पे लाइन नहीं करते तो आप इधर कर दो, एजीपी में कर दो, ठीक है। इट ऑल्सो कवर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन विद जुडिशियल पर्सनैलिटी, एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। मेनली यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सारे के सारे जुडिशियल पर्सनैलिटी जो वहाँ पे कवर नहीं होते हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर अलग से टैक्स रेट लगता है। चलिए अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ी सेटिंग का चक्कर था। तो टैक्स रेट्स और नॉर्मल इनकम, अब आप कहोगे नॉर्मल इनकम कौन सी होती है, मैं कहूँगी कि स्पेशल इनकम को छोड़ के बाकी सारी इनकम आपकी नॉर्मल इनकम में आती है। अब आप कहोगे मैम स्पेशल इनकम क्या होती है, तो मैं कहूँगी स्पेशल इनकम में स्टॉक मार्केट वाली इनकम आती है, विदाउट स्टॉक मार्केट वाली इनकम आती है, जो कि कैपिटल एसेट्स की बिक्री पे होती है अगर वो लॉन्ग टर्म में बेची जा रही है, लॉटरी वगैरह की इनकम के ऊपर होती है, या क्रिप्टो करेंसी वगैरह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर जो फ्लैट रेट लगते हैं। स्पेशल इनकम के ऊपर हमेशा फ्लैट रेट लगते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल इनकम जो है उनके ऊपर स्लैब रेट भी लग सकते हैं, लेकिन अगर केस हमारा फर्म का हो, डोमेस्टिक कंपनी का हो या फॉरेन कंपनी का हो तो उनके ऊपर भी फ्लैट रेट लगता है, ठीक है। बात करते हैं एचयूएफ की, एओपी, बीओआई, एजीपी। अब हम सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। ये फर्म के अंदर हमारे पास पार्टनरशिप फर्म आ जाती है और एलएलपी आ जाती है, डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होती है, फॉरेन कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेटेड होती है, जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस जो होता है वो इंडिया में भी होता है, ठीक है। अगर वो कमाई कहाँ से कर रही है, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, अदर सोर्सेज की इनकम से, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन 111A। 111A मतलब हमारे पास स्टॉक मार्केट वाली इनकम को छोड़ के अगर बाकी उनकी एसटीसीजी की कोई इनकम है तो उसके ऊपर क्या क्या रेट्स लगेंगे, ठीक है। तो रेट्स की बात करते हैं कि रेट्स कौन कौन से लग रहे हैं। अगर एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी का केस है तो स्लैब रेट्स लगेगा, ठीक है। स्पेशल इनकम को छोड़ के बाकी सबके सारी की सारी नॉर्मल इनकम के स्लैब रेट लगेगा। अब आपको ना ये टेबल समझने में भी दिक्कत नहीं हो रही हो, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल के केस में हमने पूरा का पूरा टेबल समझ लिया था, ठीक है। अगर फर्म का केस है 30% टैक्स लगाइए जहाँ से भी उसकी इनकम हो रही है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 30% लगेगा, लेकिन 25% का टैक्स भी लगेगा। और 25% का टैक्स क्या कहता है, वो ये कहता है कि इफ़ द टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर 21-22 इज़ अप टू 4 करोड़ रुपीज़, अगर 400 करोड़ रुपीज़ तक की इनकम है प्रीवियस ईयर 21-22 की,
तो डोमेस्टिक कंपनीज जो होती है वो 25% का रेट भी लगाती है, हालांकि 15% का रेट भी है और 22.5% का भी रेट है, लेकिन वो वाले रेट्स हम आपको कब सिखाएंगे, जब हम PGPP करेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम हर एक इनकम को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए रेट्स ऑफ टैक्स में आप 30% और 25% लेके चलो, लेकिन अगर वो फॉरेन कंपनी का केस है तो फॉरेन कंपनी में वो रेट जो है वो 35% है, आपकी जहाँ से भी इनकम का सोर्स आ रहा हो, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रेट्स क्या होता है कि अगर आपकी 10,000 की इनकम, अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो बार बार हम रेट्स को लेके आएंगे, हम आपसे पूछेंगे क्या रेट, फिर आपको उसी टाइम दिमाग में क्लिक होएगा, यार मैम 30%, मैम 25%, मैम 35%। तो वो जब रेट्स क्लिक होएगी ना तो आपको याद होएगी। ये टेबल देखने से आपको रेट्स याद नहीं होएगा, आपको एक ग्लिम्स आ रही है कि हाँ ये रेट्स है, लेकिन ये रेट्स कब याद होंगे, जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर रेट्स क्या है, अगर आपकी इनकम 10,000 तक की है तो 10% ऑफ द टोटल इनकम आपके ऊपर टैक्स लगेगा। 10,000 से 20,000 तक की इनकम है तो 1,000 तो लगेगा। 1,000 कौन सा, 10,000 का 10% कर दो, कितना हो गया, 10,000 का मैंने 10% कर दिया, कितना हो गया, 1,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो वो 1,000 तो है ही है, प्लस 20% ऑफ द अमाउंट विच द टोटल इनकम एक्सीड 10,000। आपकी 10,000 से इनकम जितनी भी जा रही है उसके ऊपर 20% का टैक्स रेट। लेकिन अगर आपकी इनकम 20,000 से ऊपर की जा रही है तो 3,000 तो लगेगी, ठीक है। 3,000 कैसे लगेगी मैम, 10,000 के ऊपर तो 10% लग गया। अभी इसकी इनकम जो है वो 20,000 तक है फॉर एग्जांपल, तो 20,000 मतलब एडिशनल 10,000, 10,000 यहाँ पे आके, 10,000 यहाँ पे आके, फर्स्ट 10,000 के ऊपर 10% टैक्स था एंड एडिशनल 10,000 के ऊपर 10,000 के ऊपर 20% का टैक्स लग गया, तो कितना हो गया, 2,000 यहाँ से हो गए, तो टोटल कितने हो गए 3,000। तो अगर आपकी इनकम 20,000 को एक्सीड कर जाती है तो 3,000 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड 20,000। आपकी 20,000 से इनकम जितनी भी ऊपर जा रही है आपके ऊपर 30% का फ्लैट रेट लग जाएगा, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हो गया। स्पेशल इनकम की हमारी वही वाली डीलिंग है, वही वाले हमारे सारे के सारे रेट्स हैं। आप देखोगे तो सब में आपको रेट सेम दिखाई दे रहे होंगे, किसी में कोई डिफरेंस नहीं दिखा रहा होगा। एक बार बस गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स का केस पढ़ चुके हैं और बाकी सब केसेस में भी वही वाले रेट्स हैं। ट्रिपल ए वन ए कौन से होते हैं, दोबारा से बोल रही हूँ ताकि वो माइंड में क्लिक हो जाए। स्टॉक मार्केट वाले कि मैंने शेयर्स की, मैंने अभी स्टॉक मार्केट का ही एग्जांपल दिया है, लेकिन 111A में और भी होता है, लेकिन अभी हमने बेसिक लेवल पे करके चलना है। तो मैं अभी स्टॉक मार्केट वाली इनकम को बोल रही हूँ। मैंने शेयर्स की खरीदी बेची की, लेकिन उसको कम समय के लिए मैंने होल्ड किया था। अब वो समय कितना, वो हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। रेट कितना, 15% और 20%। पहले 15% था, लेकिन फाइनेंस एक्ट जो 23 जुलाई 2024 को आया, उसके अकॉर्डिंग रेट अब 20% हो चुका है, ठीक है। और ये रेट्स आप देखोगे तो ये रेट सारों में सेम है, 15%, 20%, 15-20%, 15-20%, 15-20% सेम। LTCG और एनी एसेट्स अंडर 112 कौन सी होती है, अदर देन द स्टॉक मार्केट। आपने कोई कैपिटल एसेट्स की बेची खरीदी की और लंबे समय के लिए आपने उसको होल्ड किया, फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, आप और भी चीज़ें जो है, पेंटिंग्स हो गया, मैंने एक पेंटिंग का भी एग्जांपल दिया था, ठीक है। मैं और एग्जांपल नहीं लूँगी ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो रेट अगेन 20% का था पहले, लेकिन अब 12.5% का हो चुका है। इसमें भी एक पॉइंट आता है इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। उसका टॉपिक भी हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए 20%, 12.5%, 20%, 12.5%, 20% और 12.5%। एक हिंदी में बोल रही थी, एक इंग्लिश में बोल रही थी। ओके, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह सब कुछ। तो कितना रेट लगा है टोटल, 30% का, 30% का, 30-30-30। स्पेशल इनकम के ऊपर सेम, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे और कोई भी एंटिटी हो, ठीक है। 112A किसको बोलेंगे, 112A मतलब स्टॉक मार्केट में हम जब खरीदी बेची कर रहे हैं और उसको लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो लंबे समय के लिए होल्ड, तो 10%, 12.5%, 10%, 12.5%, 10%, 12.5%, 10%, 12.5%, सब में रेट सेम है।
हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्प अप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्प अप चूज करना चाहिए, so let me tell you that SharpUp has already trained 1000+ accountants out there. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करेंगे हमने, जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात की थी, बिटकॉइन वगैरह की बात की थी। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, तो अगर आप उधर से कमाते हो तो 30% का फ्लैट रेट आपके ऊपर लग जाएगा। और अनडिस्क्लोज इनकम है, आपने कोई इनकम सरकार से छुपाई है तो उसके ऊपर 78% का टैक्स रेट आपके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, वही वाले हैं सारे के सारे। सरचार्ज देखते हैं। सरचार्ज इंडिविजुअल वाले ही है। देखिए आप अगर फर्स्ट पॉइंट देखोगे तो ये सारा का सारा इंडिविजुअल्स वाला ही है। ठीक है, देखते हैं क्या है। अगर हम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम को देखें तो 10% विल बी लेविड ऑन द इनकम। 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ तक की इनकम है तो 10% का टैक्स रेट लगेगा। 15% का सरचार्ज लगेगा अगर आपकी इनकम 1 से 2 के बीच में लाई करती है। लेकिन अगर वो 2 से एक्सीड कर जाती है तो आपके ऊपर कितना टैक्स रेट लगेगा? सरचार्ज कितना लगेगा? 25% का। और जो भी 1111A है, 112 है, 112A है या डिविडेंड की इनकम है, उसके ऊपर जो है वो मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो 15% का ही लग सकता है, इसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है ना, आपको बड़ी आसानी से याद हो गया होगा क्योंकि हमने अपनी पिछली क्लास में ये सारे के सारे जो रेट्स हैं वो याद किए थे। अभी भी हम जब HUF, AOP, BOI का निकालेंगे तो सरचार्ज वाले रेट्स भी हम यूज़ करेंगे ताकि आपको दोबारा माइंड में बैठ जाए। मैं जब भी कोई रेट लगाओगे तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप ईमानदारी से उस रेट्स का जवाब भी देंगे। ठीक है, फर्म का केस है, लोकल अथॉरिटी का केस है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, सिंपली 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है, बट आपकी इनकम अगर 1 करोड़ से अबव लाई कर जाती है तो 12% का सरचार्ज आपके ऊपर लगेगा। और वो सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? हमेशा इट इज़ अ टैक्स ऑन टैक्स। पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज इज़ अ टैक्स ऑन टैक्स। थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा हो गई है अभी तक, बट ये थ्योरी बहुत ज़्यादा यूज़ होएगी हमारी, क्योंकि इनकम टैक्स इज़ ऑल अबाउट 60 to 70% ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन एंड रिमेनिंग 30 to 40% इज़ ऑफ प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, तो थ्योरी भी आनी चाहिए। ये थ्योरी मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हम सारी चीज़ें अपनी लास्ट क्लासेस में रिवाइज कर चुके थे।
अगर मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात करूँ या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूँ, तो अगर मेरी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लाई करती है तो 7% का टैक्स रेट लगेगा, सरचार्ज रेट लगेगा। लेकिन अगर वो 10 करोड़ को क्रॉस कर जाती है तो वो 12% का लगेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला साइन है और इज इक्वल टू का भी है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है तो 7% का टैक्स लगेगा, अदरवाइज 12% का। अगर फॉरेन कंपनी की बात करें तो सरकार ने फॉरेन कंपनी को बड़ी अच्छी सी छूट दे रखी है कि देखो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ या 10 करोड़ से 10 करोड़ तक की है तो 2% का सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज आपके ऊपर 5% का सरचार्ज लगेगा अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो। ठीक है, मार्जिन रिलीफ वही वाला कॉन्सेप्ट है। मार्जिन रिलीफ अगर आपकी सरचार्ज आपके ऊपर लगने के बाद आपकी जो इनकम है वो पिछली स्लैब रेट से स्लाइटली अबव है, ठीक है, और जिसके कारण आपको जो डिफरेंस इन टैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू डिफरेंस इन इनकम, तो आपको सरकार मार्जिनल रिलीफ देती है। दर्द भी दिया है और उसके बाद दर्द की दवाई भी दी है, मार्जिनल रिलीफ भी दिया है। ठीक है, तो हम अपना चालू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को, न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म से ही शुरू करते हैं। अब आप कहोगे मैम फॉर्म क्यों, HUF AOP BOI क्यों नहीं? मैं कहूँगी कि HUF AOP BOI अगर आपने इनके ऊपर देखना है तो आप इंडिविजुअल्स को देखिए, क्योंकि हमने अगर वहाँ पे लिखा था कि वहाँ पे मैंने मेंशन ज़रूर किया था कि इंडिविजुअल्स, लेकिन वो सारे के सारे रेट्स जो है वो इंडिविजुअल HUF AOP BOI सब के ऊपर लगेंगे। आज हम फॉर्म से रिलेटेड करेंगे, आज हम जो है वो अपना डोमेस्टिक कंपनी से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे और AOP BOI से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, लास्ट में अगर हमें लगेगा कि क्लास में ज़रूरी है करना तो मैं एक छोटा सा केस ले लूँगी, लेकिन जो इंडिविजुअल्स का है वो सारा का सारा HUF AOP BOI का भी है। ठीक है ना, तो आप ये मान लीजिए कि जो पिछली क्लासेस है वो सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है, वो इंडिविजुअल HUF AOP BOI सब के ऊपर है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में फर्म, डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके रेट्स देख लिए हमने। अब इनके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे कैसे हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे 2-3 इनकम का ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने इनकम ली 1 लाख रुपए की, फिर मैंने इनकम ली है 51 लाख रुपए की, फिर मैंने ली है 1 करोड़ 1 लाख रुपए की, और फिर हमने ली है 10 करोड़ 3 लाख रुपए की। थोड़ा सा हम छाट के आपके लिए लेके आए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ताकि हमारी हर एक चीज़ कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी की पूरी कंप्यूटेशन करने वाले हैं। चलिए बताइए फर्म के ऊपर कितना टैक्स रेट, जवाब आना चाहिए आपका सामने से। मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने अपने आप को जवाब दे दिया हो कि फर्म के ऊपर कितना टैक्स रेट। जल्दी से, क्या आपने अपने आप को जवाब दे दिया है? बताइए। 30% का। ठीक है, जिनको याद नहीं आया है हम पुरानी स्लाइड्स दिखा देते हैं आपको कि फर्म के ऊपर जो है वो 30% का फ्लैट रेट लगता है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने सेकेंड लाइन जो बनाई है, फर्म के ऊपर 30% का अगर वो नॉर्मल इनकम है तो। ठीक है, तो फ्लैट रेट 30% का टैक्स रेट लगेगा। टैक्स ऑन इनकम 30% कर दीजिए बस। 1 लाख का 30% करेंगे। आपका कैलकुलेटर आपका हैंडी होना चाहिए। मैं अपना कैलकुलेटर हैंडी कर लेती हूँ जल्दी से जी। 51 लाख का 30% अगर मैंने किया 15,30,000, 30,30,000, 3 करोड़ 90,000। ठीक है, ये मैंने टैक्स लायबिलिटी पूरी कैलकुलेट कर ली है। अब सबसे पहली बात, सरचार्ज किस किस के ऊपर लगेगा। टैक्स लायबिलिटी तो मैंने कैलकुलेट कर ली 30% के हिसाब से। अब सरचार्ज का रेट आपके दिमाग में उसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए कि सरचार्ज कितना लगेगा इनके ऊपर। जल्दी से, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। चलिए, सोच लिया होगा आप सबने। सरचार्ज का रेट 12%। अगर आपको याद नहीं आया तो हम आपको याद करवा देते हैं। कहाँ पे था, ये रहा सेकेंड लाइन में। फर्म लोकल अथॉरिटी के केस में 12% अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से अबव लाई करती है तो। ठीक है, अब देखिए कि सरचार्ज किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्या फर्स्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नहीं मैम, इसकी तो 1 लाख रुपए ही इनकम है। क्या सेकंड के ऊपर होगा? मैम नहीं, ये 1 करोड़ से कम है। क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? यस, इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? 30 लाख
30,000 के ऊपर लगेगा 12% का, और इसमें 3,90,00,000 के ऊपर लगेगा 12% का। ठीक है, तो 12% जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 30,000 का 12%, 3,63,000। इसको मैं इंग्लिश में अगर कैलकुलेट बोलूँ 3,63,600 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया, हम टोटल भी यहाँ पे लिख देते हैं। 30,000, 15,30,000। यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया है 33,93,600। अगला कितना हो गया हमारे पास 3,009, 4 बार 0, 1 2 3 4 का 12%, 36,10,800। 36,10,800। अगर मैं इसको प्लस करूं तो मेरे पास आ रहा है 3,37,08,000। देखो कितनी लाखों में बात करने हैं आप लोग, कितने अमीर हो चुके हो आप। टैक्स ने आपको इतना अमीर कर दिया कि आप करोड़ों तक चले गए हो। ठीक है ना, कितनी खुशी वाली बात है। भले आपने ज़िंदगी में ना देखा हो, हम जो सीए इंटर में थे और पहली बार हमने टैक्स पढ़ा, हम भी बड़े खुश हो गए थे। भाई क्या फिगर पढ़ते हैं हम, करोड़ों में फिगर पढ़ते हैं मतलब दिल वैसे ही खुश हो जाता है। चलिए, अब ये हो गई हमारी टैक्स लायबिलिटी। अब हम करेंगे मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट। आई होप कि मुझे मार्जिनल रिलीफ को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 1,01,00,000 रुपए की इनकम जो है वो थर्ड वाले पर्सन के ऊपर लग रही है। तो टैक्स ऑन करंट इनकम मतलब 1,01,00,000 रुपए की जो इनकम थी उसमें कितना टैक्स, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, अब हम लगाते हैं मार्जिनल रिलीफ। हाँ जी, हम देख रहे थे 33,93,600। 33,93,600। यही है टैक्स ऑन प्रीवियस स्लैब। प्रीवियस स्लैब कौन सी थी, 1 करोड़ की थी, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर कोई सरचार्ज ही नहीं था। तो अगर हम 1 करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ के ऊपर कितना टैक्स, 30% का। 1 लाख का इसमें कितनी है, 2 4 3 7 है तो 6 लगा दो, 3 3 6, 30 लाख का हो गया। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। ओके, यहाँ पे कितना का टैक्स है, 30 लाख का। यहाँ पे कितना है, 33,93,000 का। कितना एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा टैक्स। चलिए भाई, सामने से जवाब आना चाहिए। आई होप कि आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। 3,93,600। ठीक है, डिफरेंस इन इनकम में कितना गैप आया है, सिर्फ इनकम में कितना गैप आया है 1 करोड़ से हमारी इनकम जस्ट कितनी बड़ी है, 1 करोड़ 1 लाख ही तो बड़ी है। सिर्फ 1 करोड़ के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है, बट 1 करोड़ 1 लाख रुपए होते ही कितना हमारे पास आ गया, 3,93,600 का टैक्स हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। कितनी इनकम का बढ़ने से, सिर्फ 1 लाख की इनकम बढ़ने से। सो सरकार क्या कहेगी, हम कहेंगे सरकार से, भाई सरकार तुम एक काम करो, हमें जो है तो हमसे 1 लाख रुपए ले लो, जो हमने एक्स्ट्रा कमाए ना, अब वो रख लो बस। लेकिन प्लीज़ हमें इतना दर्द मत दीजिए, इतना पेन मत दीजिए कि हमें 1 लाख की इनकम के ऊपर 3,93,600 का टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो डिफरेंस इन इनकम यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे नालायक बच्चे हैं जिनको अभी भी ज़रूरत पड़ रही होगी। मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, कितने का रिलीफ दिया सरकार ने। सरकार कहती है कि काम करो, हम आपको मार्जिनल रिलीफ देते हैं। कितना, डिफरेंस इन टैक्स माइनस में डिफरेंस इन इनकम, 2,93,600 का हमने आपको रिलीफ दिया। यहाँ पे हमने कंप्यूटेशन की थी सबसे ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। आज हमने प्रॉपर टेबल की फॉर्म में बनाया है इसको। हमेशा हमने अपनी पिछली क्लासेस में जो है पूरा आपको समझाने के व्यू से बनाया था, आज हमने प्रॉपर टेबल की फॉर्म से बनाई है। 2,93,600 का जो है वो आपको सरचार्ज का बेनिफिट मिल जाएगा। 2,93,600 क्या इसको मिलेगा, नहीं, 10 करोड़ वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज लगना शुरू हुआ था। तो जहाँ से अगर अलग अलग स्लैब रेट्स होते ना सरचार्ज में भी, तो हम 10 करोड़ के ऊपर सोच सकते थे कि 10 करोड़ के ऊपर कितना सरचार्ज है, और 10 करोड़ से इनकम स्लाइटली अबव जा रही है तो कितना। लेकिन यहाँ पे मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा,
क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर ही जो है वो एक ही स्लैब रेट है, दैट इज़ ऑफ 12%। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है वो मार्जिन रिलीफ कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास आ चुकी है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल अभी हमारे पास लगना बाकी है 4% का। 30,000 का यहाँ पे आ गया है। ठीक है, 15,30,000 का हमारा यहाँ आ चुका है। मार्जिन रिलीफ हमें मिल चुका है। 600 में से 600 गए, 3 में से 3, 9 में से 9, और हमारे पास कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1, 31 लाख। ठीक है, देसी तरीका भाई 30 लाख रुपए हमें जो है 1 करोड़ के ऊपर देने पड़ रहे हैं। हमने कहा कि भाई 30 लाख प्लस 1 लाख रुपए हमने जो इनकम एक्स्ट्रा कमाई है वो रख लो हमसे। ठीक है ना, तो कितना हो गया 31 लाख रुपीज़। 3,37,08,000। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। इसमें हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो अपना 4% का और ऐड करेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो गई ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए सब कुछ। 30,000 का 4%, चलो भाई बताओ भाई 1200 रुपये, 12% नहीं सॉरी 4%, 1200 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। मैं एक बार देख लेती हूँ कि कितना आपको दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल ही साइड हो चुकी हूँ। ठीक है, अब आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। 15,30,000 के ऊपर का 4%, 61,200। देखो सेस भी कितना भारी लग रहा है हमें, कितना ज़्यादा भारी लग रहा है। 15,30,000 के ऊपर। ठीक है, 31 लाख रुपए अगर हमारी इनकम है का 4% अगर हम करेंगे तो 1,24,000 हो गया हमारे पास। 3,37,00,000 का अगर हम 4% निकालेंगे तो 13,48,000। हाय रे, 13 लाख रुपए, 48,000। मेरे को लिखते ही दुख हो रहा है कि 4% का सरचार्ज कितना भारी पड़ रहा है हाई इनकम ग्रुप वालों के ऊपर। बेचारे जिनको पे करना पड़ रहा है उनके तो सांस ही एक बार ऊपर नीचे हो जाते हैं जो वो पहली बार पे करेंगे। चलिए, सो अब हमारे पास टोटल आ चुका है। अब हम यहाँ पे अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी 31,200, 200, 15,91,000। यहाँ पे हमारे पास आ गया है 32,24,000, 32,24,000, 832, 48, 7 3 10, 4 और 1 5, 3,50,48,832। ठीक है, 3,50,48,832 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन पूरी कर ली है। आप जल्दी से अपनी कैलकुलेशन को पूरी कीजिए। चलिए, देख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बातचीत करते हैं अब हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फर्म की। हमारी बातचीत हो चुकी है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI की हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक कंपनीज़ की, हमारी देश की कंपनीज़। सिंपल वाली कैलकुलेशन करेंगे, अभी कोई AMT वगैरह नहीं करेंगे हम, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स वगैरह, अभी सिंपल बेसिक्स से लेके चलेंगे। तो डोमेस्टिक कंपनी, सबसे पहले तो टैक्स रेट थोड़ा सा याद कर लेते हैं। टैक्स रेट 2 हमने लिखवाए थे आप लोगों को, 30% और 25%। 25% टैक्स रेट आप लोगों के ऊपर तब लगता है जब आपकी जो प्रीवियस ईयर 21-22 की जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ तक की थी। ठीक है, और अभी भी वो 400 करोड़ ही चलती आ रही है। तो आपके ऊपर 25% टैक्स रेट लगेगा, 15% का भी लग सकता है और 22.5 का भी लग सकता है, लेकिन अलग अलग सीन्स के ऊपर लगेगा, जो कि हम PGBP वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर हम सरचार्ज की बात करें, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लाई करती है तो आपके ऊपर लगेगा 7% का टैक्स रेट। लेकिन अगर आपकी मोर देन 10 करोड़ की इनकम है, टर्नओवर है, तो आपके ऊपर जो लगेगा वो 12% का लगेगा। ठीक है, सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? टैक्स के ऊपर। अगर आपका जो टैक्स है वो 10 करोड़ से ऊपर का जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर 12% का लगेगा, और 1 करोड़ से टोटल इनकम ही आता है, टोटल इनकम ही आता है। अगर आपकी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की इनकम है तो आपके ऊपर 7% इनकम आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, और अगर आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है तो आपके ऊपर 12% का। Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA Deepika Bansal.
योर मेंटोर फॉर द इनकम टैक्स कोर्स, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोज़ भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. इनकम के रेट्स हम वही वाले लेंगे अपने 1 लाख, ताकि आपको आसानी से जो है वो कंपैरिजन करने में मदद मिले डोमेस्टिक कंपनीज। रेट आई होप कि आप लोगों को याद होगे। कैलकुलेशंस हम लोगों को बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो अब फटाफट कैलकुलेशन करनी है आपने। आई होप कि आप मेरे से पहले ही कैलकुलेशन को कर लोगे। तो 1 लाख रुपए की इनकम ली थी हमने, 51 लाख रुपीज़ की इनकम ली थी, 1 करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम हमने ली थी, और हमने ली थी 10 करोड़ 3 लाख रुपए की। ठीक है, वही वाली इनकम को लेके चलेंगे। अब कंपनीज़ का केस है। चलिए, कंपनीज़ के ऊपर टैक्स रेट कोई भी 400 करोड़ से ऊपर की नहीं है, तो हम 25% का टैक्स रेट लगाएंगे। टैक्स एट द रेट 25%, 25%। चलिए, 1 लाख का 25% निकालेंगे, 25,000 हो जाएगा हमारा। 51 लाख का अगर हम निकालेंगे तो 1275 आ रहा है शायद, कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,75,000 रुपये। 1 करोड़ 1 लाख रुपए की अगर हमारी इनकम है, तो 25,25,000 रुपये की जो है वो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। अगर हम 10 करोड़ 3 लाख का निकालेंगे 25%, तो हमारी आ रही है 25 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख 75,000। चलिए, सरचार्ज लगा दे जल्दी से। अब आप बताओगे सरचार्ज किस किस पे लगेगा और कितने रेट्स के हिसाब से लगेगा। क्या 1 लाख पे लगेगा? नहीं। क्या 51 पे लगेगा? नहीं। 1 करोड़ से ऊपर क्या लगेगा? यस लगेगा। कितने ही रेट के हिसाब से? इनके ऊपर लगेगा 7% के हिसाब से, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लाई करती है। तो किसके ऊपर लगेगा? 25,25,000 का अब हम जो है वो 7% निकालेंगे अपना। और इसके ऊपर कितना लगेगा? अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से अबव है तो कितना लगेगा? 12% का। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 25,25,000 का 7% अगर मैंने निकाला
तो मेरे पास आ रही है ये 1,76,750। तो ये मेरी टोटल कितनी बन गई है, हम साथ के साथ इसको कर भी रहे हैं। ये 25,000 बन चुकी है, ये 12,75,000 बन चुकी है, ये हमारी बन गई है 27,01,750 रुपये। 01 है ये। 10 करोड़ 3 लाख का अगर हम 12% निकालेंगे तो हमारा आ रहा है 1,20,36,000। 1,20,36,000। तो अगर हम इसका 12% इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, गलत लिख दिया मैंने, 2,50,000 75,000। टैक्स के ऊपर टैक्स होता है सरचार्ज, गलती से हमने इनकम के ऊपर लिख दिया था। चलिए कितना बन रहा है हमारे पास, 250,75,000 का 12% कितना बन रहा है, 30,09,000। 30,09,000। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया है, 2,80,84,000। अब देखते हैं क्या मार्जिन रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मार्जिन रिलीफ 1 करोड़ वालों को भी मिलेगा और 10 करोड़ वालों को भी मिलेगा, क्योंकि 2 स्लैब रेट है, एक 7% वाली है और एक 12% वाली भी है। तो हम दोनों के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ये हमने अलग से वर्किंग नोट बनाया अपना, कंप्यूटेशन ऑफ। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में करोगे तब भी आप कंप्यूटेशन जो है वो अलग से एक वर्किंग नोट बनाओगे अपना, एक अलग एक्सेल शीट पे, और वहाँ पे आप करोगे कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ 1 लाख है और 10 करोड़ 3 लाख है। 1 करोड़ 1 लाख, 10 करोड़ 3 लाख। चलिए, टैक्स ऑन करंट इनकम। करंट इनकम के ऊपर कितना, करंट इनकम के ऊपर हमारे पास है 27,01,750। 27,01,750। 2,80,000 84,000। 2 करोड़ 84,000। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन प्रीवियस स्लैब। प्रीवियस स्लैब के ऊपर, प्रीवियस स्लैब इसकी कौन सी थी, इसकी थी 1 करोड़। 1 करोड़ का अगर मैं निकालूं सीधा सीधा इनकम, तो इनकम टैक्स कितना लगेगा, 25%। डोमेस्टिक कंपनी का है ना। 1 करोड़ का 25% कितना हो गया, 25 लाख। क्या इसके ऊपर कोई सरचार्ज लगेगा, नहीं, इसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके ऊपर कितना जाएगा, 10 करोड़ 3 लाख। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर निकालेंगे 25% का, फिर जो आएगा उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, 10 करोड़ के ऊपर, सॉरी 10 करोड़ हमारी प्रीवियस स्लैब है, मैं यहाँ पे 10 करोड़ कर देती हूँ। 10 करोड़ का 25% अगर हम करेंगे तो कितना हो गया, 2.5 करोड़ रुपए हो गया हमारे पास। 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए हो गया। 10 करोड़ का 25% 2.5 करोड़ हो गया। और उसके ऊपर अब कितना स्लैब रेट लगेगा, 7% का, क्योंकि अगर आपकी इनकम 10 करोड़ तक है तो भी आपके ऊपर 7% का ही लगेगा। तो कितना हो गया, 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ का 7%। 2 करोड़ 67 लाख, 2 करोड़ 67 लाख 50,000। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे काम जो है हम अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं बहुत डिटेल्ड में। ठीक है, 10 करोड़ मेरी प्रीवियस स्लैब रेट थी, मैंने प्रीवियस स्लैब का 25% निकाला पहले, और जो मेरे पास आया 2.5 करोड़ रुपए उसका मैंने 7% कर दिया है। ठीक है, या तो सीधा सीधा हम अपने यहाँ पे +7% भी कर देते हैं। ठीक है, जो भी आएगा उसमें प्लस कर दो 7%, या फिर मैं वैसे ही वाला काम कर देती हूँ। आपको मैंने बोल तो दिया ही, ठीक है, मैं वैसे ही काम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आप लोग जब कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपको वही वाली चीज़ समझ में आए। 10 करोड़ का 25% निकाला, जो भी आया उसमें 7% और प्लस कर दिया, बात ख़त्म। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, डिफरेंस इन टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स कितना आया है, यहाँ पे 25 लाख था, यहाँ पे 27 लाख रुपीज़ है। तो 2,01,750 का तो मेरे पास यहाँ पे आ गया गैप। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ गया 4, यहाँ पे मेरे पास आ गया 4, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 13,34,000। और डिफरेंस इन इनकम, इनकम में कितना डिफरेंस है, 1 करोड़ मेरी प्रीवियस स्लैब थी, अब ये कितनी हो गया, 1 करोड़ 1 लाख रुपए। तो मेरा कितना डिफरेंस आ गया, 1 लाख का सिर्फ डिफरेंस है। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 3 लाख का सिर्फ डिफरेंस है। और टैक्स में देखो डिफरेंस कितना आया, 13,34,000 का आया। कैन यू इमेजिन
कि 13,34,000 का कितना मेजर आया है आपको। तो अब बात ये आती है कि रिलीफ कितना मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा। कि मेरे को सिर्फ 3 लाख रुपए की कमाई हुई है, कमाई कितनी हुई है, मेरे को 3 लाख की कमाई हुई है सिर्फ, और सरकार क्या कह रही है कि 3 लाख इनकम के बढ़ने से मुझे कितना टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है, 13,34,000 रुपीज़ का मुझे टैक्स पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। भाई मार दिया सरकार ने इस केस में आप लोगों को। सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, हम आपको मार्जिनल रिलीफ भी दे रहे हैं। हम किस लिए बैठे हैं, मार्जिनल रिलीफ। कितना मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है, डिफरेंस इन टैक्स माइनस में डिफरेंस इन इनकम कितना हो गया, 1,01,0750 का आपको यहाँ पे मिलेगा रिलीफ, और यहाँ पे मिलेगा 10,34,000 का आपको यहाँ मिलेगा रिलीफ। 1,01,75,750 का आपको यहाँ पे मिला, और 10,34,000 का जो है वो आपको यहाँ पे रिलीफ मिला। तो जल्दी से हम पीछे लिख देते हैं 1,01,750, 1,01,750 ये मेरे को यहाँ पे मिल गया मार्जिन रिलीफ, और यहाँ मेरे को 10,34,000 का मिल गया, 10,34,000 का मेरे को सरकार ने रिलीफ दे दिया है। ठीक है, इन केसेस में नहीं, क्योंकि कोई सरचार्ज नहीं है, ये मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिल चुका है। ये मेरी निकली थी टैक्स लायबिलिटी। अब मेरी क्या निकलेगी, अगेन टैक्स कंप्यूटेशन, आप इसको लायबिलिटी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई समस्या मत लीजिएगा। 25,000, 12,75,000, 0,0,0,0,0,626, और यहाँ पे कितना आ गया 0,0,0,0,5,0,7, 2,70,50,000 रुपीज़। बस हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देते हैं। अब हम हेल्थ एंड एजुकेशन से सरकार सबसे लेती है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 25,000 का अगर हम 4% निकालेंगे, 1,000 का यहाँ पे हो चुका है। तो इतनी कैलकुलेशन कर चुके थे ना, उसके बाद ऐसा होता है भाई 10 रुपये का भी अगर 25% निकालना हो तो भी हम कैलकुलेटर का ही यूज़ करेंगे, इतने बुरे हालात हमारे हो जाते हैं। 51,000 का मेरे को यहाँ पे एजुकेशन सेस लग रहा है। 26 लाख का मेरे को 4% जो है यहाँ पे करना पड़ रहा है, दैट इज़ 1,04,000, और 2,70,50,000 का 4% हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है। कितना हो गया, 10,82,000। कितनी टैक्स लायबिलिटी आ गई मेरे पास, 26,000 की यहाँ आ गई है मेरे पास। 13,26,000 की मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है टैक्स लायबिलिटी। 27,04,000 की मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं 2,81,32,000। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि आप देख सकें। वही सिंपल कैलकुलेशन, मार्जिन रिलीफ, सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन से, वही हम सब कुछ अभी तक लगा रहे हैं। अब लास्ट हमारे बचे हैं फॉरेन कंपनीज और हमारा बचा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोनों के कंप्यूटेशन करते हैं और हमारी कंप्यूटेशन का एंड यहाँ पे हमारे स्लैब रेट्स का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कहाँ क्या क्या रह गया था हमारा, एक तो फॉरेन कंपनी रह गया था और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रह गया था। चलिए फॉरेन कंपनीज़ की बात करते हैं। चलो इनकम के हम यही वाले लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेन कंपनीज़ जो बाहर इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है, लेकिन इंडिया में इनका प्लेस ऑफ बिजनेस रहता है, ये इंडिया में बिजनेस करती है। जैसे अमेज़न वगैरह जो है वो इंडिया के लिए एक फ़ॉरेन कंपनी है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। ठीक है, अगर हम टैक्स रेट की बात करें तो टैक्स रेट आपके माइंड में उसी टाइम क्लिक होना चाहिए कि क्या टैक्स रेट है, कितना है, 35% का टैक्स रेट है। और अगर हम सरचार्ज की बात करें तो सरकार ने डोमेस्टिक कंपनी के कंपैरिजन में सरचार्ज में इनको बहुत राहत दे रखी है, और इनको कह रखा है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लाई करती है तो आपको 2% का टैक्स देना पड़ेगा सरचार्ज। लेकिन अगर आपकी मोर देन 10 करोड़ रुपीज़ की टोटल इनकम है तो आपको देना पड़ेगा सिर्फ 5% का, बस, ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर टैक्स रेट भी तो 35% का लगा है, डोमेस्टिक के ऊपर 25% और 30% का लगा हुआ है। ठीक है, चलिए वही स्लैब रेट्स लेते हैं हम, वही अब अपना इनकम का एज लेते हैं, इनकम का डिफरेंस, इनकम के फिगर्स फॉरेन कंपनी के लिए कर रहे हैं हम। 1 लाख रुपये, 51 लाख रुपीज़, 1 करोड़ 1 लाख, 10 करोड़ 3 लाख। चलिए कंपनी का केस है ये,
फॉरेन कंपनी का केस है, तो सबसे पहले टैक्स लगेगा @35%। 1 लाख का 35%, 35,000। सिर्फ यही एक कैलकुलेशन थे जो हम कर सकते थे। इसकी बात की कैलकुलेशन तो हमारे कैलकुलेटर जी ही करेगी, जिनके पास इतना दिमाग है, ठीक है, नहीं तो हमें कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा। तो 17,85,000, 17 लाख। अरे ये कैलकुलेटर भी तो इंसान नहीं बनाया है, हमसे ज़्यादा होशियार कैसे हो जाएगा ये। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है। आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को जरूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules, जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक one stop solution, जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 different modules at one place, जैसे GST, accounting, compliances, personality development। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है, सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. 1,01,00,000 का 35% निकालेंगे, 35,35,000 हो गया। 35,35,000 हमारे पास आ चुका है। और अगर हम बात करें 10 करोड़ 3 लाख का 35% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3,51,00,000, 3,51,05,000। फिर हमने इनके ऊपर लगाया सरचार्ज। आपका उसी टाइम जवाब आना चाहिए कि मैम सरचार्ज किस पे लगेगा और किस पे नहीं। क्या इस पे लगेगा? नहीं। क्या इस पे लगेगा? नहीं। 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से नीचे या 10 करोड़, इनके ऊपर कितना सरचार्ज लगता है? 2% का। 2% मतलब किसके ऊपर लगेगा? 35,35,000 का 2% निकालेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे 3,51,05,000 का कितना लगेगा इनके ऊपर? 5% का। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम जो है वो 10 करोड़ से ऊपर चली गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से। 35,35,000 का अगर हम 2% निकालेंगे तो हमें 70,700 रुपये देने पड़ते हैं। 70,700 का मुझे यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है। और ये मेरा टोटल आ चुका है 35,000 यहाँ पे आया। 17,85,000 का मेरा यहाँ आया। यहाँ पे मेरा बन रहा है 36,05,700। और उसके बाद 3,51,05,000
का अगर हमने 5% निकाला तो हमारा बन रहा है 17,55,000। 17,55,000, ये 17 लाख है, ध्यान दीजिएगा। 250, हालांकि आप भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, फिर भी तो टोटल बन गया मेरा 33,68,60,250। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल रिलीफ को हम कैलकुलेट करेंगे। अब चलिए मार्जिनल रिलीफ के कैलकुलेशन करते हैं हम अलग पेज पे। वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का कंप्यूटेशन अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दर्द, जो सरकार ने दर्द दिया है उसके दर्द की मलहम भी दी है, तो हम मलहम भी देखेंगे और दर्द भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इनकम, हे भगवान, 1,01,00,000 रुपए की इनकम थी यहाँ पे मेरी, और यहाँ पे 10,03,00,000 रुपीज़ की मेरी इनकम थी। चलिए, टैक्स ऑन करंट इनकम। करंट इनकम के ऊपर कितना टैक्स? करंट इनकम के ऊपर मेरा टैक्स लगा है 36,05,700। 36,05,700 36,05,700 368,60250 60250। आज की क्लास में हम सीधा कैलकुलेशन करवा रहे हैं सारी की सारी, और थोड़ा बहुत हमने पर्सन्स के बारे में पढ़ा। क्यों? क्योंकि पिछली 3 क्लासेस जो है, 2 से 3 क्लासेस हमने इसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस क्लास में फ़ायदा लेना तो बनता है। टैक्स ऑन प्रीवियस स्लैब, पी का तो सर है वो थोड़ा बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं। प्रीवियस स्लैब कौन सी थी? 1 करोड़ की। क्या 1 करोड़ के ऊपर कोई टैक्स, सिर्फ टैक्स लगेगा? ठीक है ना। कितने परसेंट का? 35% का। 1 करोड़ का 35% निकालेगी, कितना हो गया? 35 लाख। क्या कोई सरचार्ज लगेगा? नहीं, अभी तो नहीं लगेगा। क्या इसके ऊपर लगेगा? यस। 1 करोड़ से अगर इनकम अबव है तो 35% का ये लगा, प्लस 2% का, नहीं, सॉरी, हाँ जी, 1 करोड़ प्रीवियस स्लैब जो है वो यहाँ पे 1 करोड़ है, और यहाँ पे 10 करोड़ की प्रीवियस स्लैब है। तो 10 करोड़ कितना परसेंट निकालेंगे हम इनका? 35% निकालेंगे। इनके ऊपर स्लैब रेट कितना है? सरचार्ज कितना आएगा? 2% या 5%? 10 करोड़ से अगर किसी की इनकम अबव है तो 5%, अदरवाइज 2%। प्रीवियस स्लैब यहाँ पे कितनी है? प्रीवियस स्लैब पहले केस में मेरी है 1 करोड़ रुपए, और दूसरे केस में मेरी प्रीवियस स्लैब कितनी है? 10 करोड़ रुपए। तो अगर 10 करोड़ तक किसी की इनकम है तो उसके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा? 2% का लगेगा। ठीक है, तो 10 करोड़ का अगर मैं 35% करूँ तो 3 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए आ जाते हैं। 3 करोड़ 50 लाख, अगर मैं उसका 2% और करूँ, सरचार्ज मैंने लगा दिया है, तो 3 करोड़ 57 लाख रुपए मेरे पास आ गए। 3 करोड़ 57 लाख ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास एक्स्ट्रा टैक्स कितना हो रहा है। एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है मुझे? यहाँ पे मुझे पे करना पड़ रहा है 1,05,700 का। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कितना पे करना पड़ रहा है? यहाँ पे मेरे को 11,60,250 का मुझे जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है। डिफरेंस इन इनकम में कितना डिफरेंस आएगा? 10 करोड़ और 1 करोड़ से कितनी इनकम अबव है? सिर्फ 1 लाख रुपए अबव है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी अबव है? सिर्फ 3 लाख रुपए अबव है, सिर्फ 3 लाख। दर्द देख रहे हो तुम एक टैक्स पेयर का? दर्द क्या कहता है? दर्द ये कहता है कि भाई 1 लाख रुपए सिर्फ इनकम बढ़ी थी मेरी, 1 लाख रुपए सिर्फ गिनती के। ये लाइन वगैरह मेरी टेढ़ी हो गई है, प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। मेरी कई बार लाइन्स जो है वो ICU में चली जाती है, इलाज जारी है इनका। मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे कितना मिलेगा? 5700 का आपको यहाँ मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा? 11 में से 3 गए 8, 8,60,250। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि आप कंप्यूटेशन को देख पाए। ये मैं साइड हो चुकी हूँ बिल्कुल ही। चलिए, तो हमने मार्जिनल रिलीफ निकाल लिया है। अब हम मार्जिनल रिलीफ को डालेंगे अपने वैल्यूज़ में। तो 5700 का हमें मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे मिला हुआ है। इनको कोई रिलीफ नहीं है, इनको कोई रिलीफ नहीं है। 5700 का यहाँ पे इन्हें रिलीफ मिला हुआ है, और इन्हें मिला हुआ है 860,250 का। 860,250। तो यहाँ पे मैंने
कंप्यूटेशन कर रहे हैं हम 35,000 की, यहाँ पर आ गई। 17,85,000 का यहाँ पे आ गया, माइनस करके आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम मोटा मोटा माने तो प्रीवियस स्लैब के ऊपर कितना था, 35 लाख का टैक्स लेता। अब मैं देसी तरीका अपना रही हूँ। 35 लाख का मेरा जो प्रीवियस स्लैब के ऊपर इनकम थी, वो सरकार कहती है कि आप जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, देखो टैक्स आप प्रीवियस स्लैब का दे दो, उसके ऊपर आप जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो हमें दे दो। एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, 1 लाख रुपये, तो कितना हो गया हमारा 36 लाख रुपीज़। 36 लाख रुपीज़ देसी तरीका मैंने अपनाया है यहाँ पर। यहाँ पे अगर मैं देसी तरीका अपनाऊँ तो मेरा प्रीवियस स्लैब के ऊपर कितना टैक्स आ रहा है, 3,57,00,000, ठीक है, 3,57 लाख। सरकार कहती है कि आप 3 लाख ऊपर से और कमाते हो तो वो 3 लाख रुपए हमें दे दो। तो सरकार कितना कह रही है, सरकार कह रही है 3,60,00,000 रुपए आप हमें जो है वो दे दो। 3,60,00,000 आप माइनस कर दीजिए, आपका यही अमाउंट निकलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर रहे हैं 4% का सब में, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं 18,56,400, ठीक है। क्लैरिटी है यहाँ तक हमें कि हमारा कितना कितना हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ी सी साइड हो रही हूँ ताकि आप देख सकें कि कैसे कैसे हमने कैलकुलेशन को किया है, ठीक है। चलिए अब हम केस निकालेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर अगर हम यही स्लैब रेट लगाते हैं तो हमें कितना कितना पड़ेगा, ठीक है। और उनके ऊपर स्लैब रेट क्या है, सरचार्ज रेट क्या है, सब कुछ अब हम देखेंगे। 2 न्यूमेरिकल्स और हमारे बचे हुए हैं, उसके बाद हमारी क्लास जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी आज की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। अब हमारे सामने केस आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, यही वाले हम टैक्स स्लैब रहने वाले हैं। तो टैक्स कंप्यूटेशन इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1 लाख रुपए की इनकम, 51 लाख रुपीज़ की इनकम, 1 करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम और 10 करोड़ 3 लाख रुपए की इनकम। किसका निकाल रहे हैं हम, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निकाल रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरा टैक्स स्लैब को हम याद कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर टैक्स स्लैब के बारे में अगर हम बात करें, आपका दिमाग में उसी टाइम क्लिक होना चाहिए कि यार क्या स्लैब रेट था। अगर 10,000 तक आपकी इनकम है, 10,000 तक आपकी इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 10% का। अगर आपकी इनकम 10,000 से 20,000 तक की है तो आपको लगेगा 20% का स्लैब रेट, 20%, लेकिन अबव 10,000 से ऊपर जो है वो 20% लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 20,000 से अबव है तो आपके ऊपर जो है कितना लगेगा, 3,000 प्लस 30% टैक्स रेट, ठीक है। सरचार्ज की बात करें, अगर हम सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज हमारे ऊपर लगेगा 7% का। अगर हमारी इनकम जो है 1 करोड़ से लेकर, अगर आपकी इनकम जो है वो 10 करोड़ के बीच में लाई करती है तो आपके ऊपर लगेगा 7% का। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो 10 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर लगेगा 12% का, ठीक है। शुरू करें क्वेश्चंस को। चलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में टैक्स देखिए, पहले 10,000 रुपये के ऊपर 1,000, फिर अगले 10,000 के ऊपर 2,000, तो 20,000 तक की तो इनकम पे हमने कैलकुलेशन कर ली। 20,000 की इनकम के ऊपर कैलकुलेशन कर ली। 20,000 से ऊपर कितने रुपए है, 80,000 ही तो हैं। 80,000 का अगर हम जो है वो 30% करेंगे, यहाँ पे मैंने किया 80,000 का 30%, तो कितना हो गया हमारे पास, 24, 25, 26, 27, 27,000 का 27,000 रुपीज़ का हमारे पास यहाँ पे टैक्स आ गया। अगर हम अगला करेंगे 51 लाख, तो पहले 10,000 रुपये के ऊपर 1,000 रुपये, फिर अगले 10,000 के ऊपर 2,000 रुपये, कितने, 20,000 के ऊपर इनकम कैलकुलेट कर ली है, 51 लाख माइनस में 20,000, 20,000 की इनकम हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके ऊपर अगर हम 30% करेंगे तो 15,24,000 कितने के ऊपर हुई है, 50,80,000 का 30% कितना हो गया है हमारा टोटल, 15,24,000। 15,24,000 में 3,000 और ऐड कर देते हैं, 15,27,000 रुपये, 15,15,27,000 रुपीज़।
1 करोड़ 1 लाख रुपए की बात करें तो 1 लाख के ऊपर टैक्स हम लगा चुके हैं। 27,000 का 1 लाख के ऊपर टैक्स है, और 1 लाख के ऊपर सिंपल जो 1 करोड़ के ऊपर अगर हम 30% निकालेंगे तो 30 लाख रुपए वहाँ से आ गया। तो 3,27,000 रुपये का मोटा मोटा टैक्स आ गया। 3,27,000 रुपये ये कैसे निकाला हमने? 1 करोड़ के ऊपर 30% का टैक्स प्लस 1 लाख के ऊपर हम टैक्स निकाल चुके हैं, दैट इज़ 27,000 रुपीज़। 10 करोड़ 3 लाख के ऊपर अगर हम निकालेंगे, 10 करोड़ 20,000 के ऊपर हम निकाल चुके हैं। 20,000 के ऊपर अगर हम जो है 3,0,0,8,7,1,2,3 3 करोड़ 8,07,000 रुपीज़। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने पहले 3,000 यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, 3,000 मैंने टैक्स निकाल दिया था, जो हमारा हमेशा निकलता ही है। और उसके बाद मैंने किसके ऊपर 1,00,28,0,0,0 का 30%, तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे टैक्स निकाल दिया है। 27,000 का यहाँ पे टैक्स आ गया है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास आ चुके 15,27,000 का। ये एक्चुअली पीपीटी में ही प्रॉब्लम होती है ये चीज़ की, वैसे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वैसे हम पूरा दिन यूज़ करते हैं ये पेन टैब। ठीक है, लेकिन जैसे ही पीपीटी में इसको यूज़ करने लगते हैं, 3,08,07,000। ठीक है, ये हमारे पास टैक्स आ चुका है पूरा। इसमें हम लगाएंगे अपना सरचार्ज वही जो डोमेस्टिक कंपनीज़ का केस होता है, वही इसमें लगेगा सरचार्ज। क्या 1 लाख तक लगेगा? नहीं। क्या 51 लाख के ऊपर लगेगा? नहीं। 1 करोड़ से अगर 10 करोड़ की इनकम के बीच में आपकी इनकम लाई करती है, तो आपका जो भी टैक्स है उसके ऊपर कितने % सरचार्ज आएगा? 7% का। तो आपके ऊपर 3,027,1,2,3 का कितना आएगा? 7%। ठीक है, 3,027,1,2,3 का 7% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2,11,890 3,00,870,1,2,3 का हम कितना निकालेंगे? 10 करोड़ से ऊपर इनकम जा चुकी है तो 12%। 3,610 440 ये 4 है। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। मेरे पास अब टोटल आ चुका है 27,000 का। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है 15,27,000। ठीक है, अगला मेरे पास आ चुका है 440 3,36,97,440। और ये कितना आ गया? 3,027,1,2,3 प्लस 2,11,890 2,11,890 3,238 890 ठीक है, ये मेरे पास आ चुके हैं टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ 1 करोड़ 1 लाख और 10 करोड़ 3 लाख। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट करते हैं। 1,01,11,1,2,3 1 करोड़ 1 लाख 10 करोड़ 3 लाख। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास क्या क्या टैक्सेस आएंगे। टैक्स ऑन करंट इनकम के ऊपर कितना टैक्स हमने लगाया है? देखिए, करंट इनकम के ऊपर टैक्स हमारा लगा है 3,238,890 3,238,690 890 3,238,690
890। फिर हमारा आता है दूसरा 33697,440, 33697,440, 33697,440, 33697,440। चलिए, तो टैक्स ऑन द प्रीवियस स्लैब, टैक्स ऑन प्रीवियस स्लैब। प्रीवियस स्लैब का क्या मतलब कि भाई 1 करोड़ के ऊपर अगर हम इसका लगाते हैं सरचार्ज या टैक्स तो कितना लगेगा? 1 करोड़ के ऊपर। 1 करोड़ के ऊपर भाई देखो 3,000 तो वैसे हो गए, 1 करोड़ में से आप माइनस करो 20,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया 99,80,000 रुपये, ठीक है। उसके ऊपर हम लगाएंगे अपना क्या कहते हैं टैक्स। कितना टैक्स लगेगा हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी के हिसाब से? 30%। तो 30%, तो 3,000 मेरे पास वैसे आ गया है, प्लस 99,80,000 का 30% हम निकालेंगे, क्योंकि प्रीवियस स्लैब कौन सी है? फर्स्ट केस में 1 करोड़ है और सेकंड केस में मेरा 10 करोड़ है, तो मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। तो कितना आ गया? 99,80,000 का 30% मैंने किया, ये मेरे पास जो भी आया उसमें मैंने 3,000 जोड़ दिए अपने, ये मेरे पास आ गया 29 लाख। अब आपके लिए ना कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई होगी, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में या अभी तक जितनी भी क्लास की है उसमें सब में मार्जिन रिलीफ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब तो कॉन्सेप्ट वो ना दिमाग में बैठ ही जाता है आपके, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आया टैक्सेस में? डिफरेंस आया 32, 38, 890, 2,41,000 का, 2,41,890, इतना मेरे पास टैक्स में डिफरेंस आया है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफरेंस इन टैक्स। चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 10 करोड़ की इनकम के ऊपर लगेगा 10 करोड़, 3,000 रुपये मैंने अलग से निकाल लिए, 10 करोड़ माइनस में 20,000, 9,99,80,000 का 30%। जो भी हमने किया 10 करोड़ तक जो इनकम आपके ऊपर लगेगी उसके ऊपर जो स्लैब रेट सरचार्ज लगेगा वो 7% का लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरी इनकम निकली थी, मैंने इस इनकम के ऊपर जो है वो अपना 30% का टैक्स रेट निकाला, 30% का निकाला। फिर उसके बाद उसमें 3,000 रुपये मैंने ऐड कर दिए, जो भी मेरा आया उसमें मैंने 7% ऐड कर दिया। 32,096, 3 करोड़ 20 लाख, 32,096, 32,096 790। अब उसको मैं माइनस करूँगी, माइनस करेंगे 336,97,440। आपकी कैलकुलेशन मेरे से पहले आनी चाहिए। 16,00,650, 16,00,650, ये हमारे पास आ गया डिफरेंस इन टैक्स। टैक्स में डिफरेंस कितना है? फिर हमने देखा कि डिफरेंस इन इनकम कितनी है। डिफरेंस इन इनकम, इनकम के अंदर कितना डिफरेंस है? इसमें हमारे पास 1 लाख का डिफरेंस है और यहाँ पे हमारे पास 3 लाख का डिफरेंस है। तो मार्जिनल रिलीफ मुझे कितने का मिल गया? मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे मुझे मिल गया 1,41,890 का, और यहाँ पे मुझे मिल गया 16 में से 3 लाख गए, 13,650 रुपीज़, 13,650, ठीक है। ये हमें मार्जिनल रिलीफ मिल चुका है। अब हम अपने प्रीवियस फिगर्स में डालेंगे 141,890। अगले पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ सी हो गई है, मेरे को खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा लिखते हुए। तो टैक्स की कंप्यूटेशन कर रहे थे हम, 4 स्लैब रेट्स, 4 हमने इनकम के ग्रुप्स लिए थे। एक हमने लिया था 1 लाख वाला, एक हमने लिया था 51 लाख वाला, एक हमने लिया था 1 करोड़ 1 लाख वाला। मैंने आज जितने भी क्वेश्चन करवाए इन 4 इनकम ग्रुप्स में ही करवाए हैं। 10 करोड़ 3 लाख, ठीक है, ये हमारे इनकम के ग्रुप थे। इसके ऊपर हमने जो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की थी
वो हमारी की थी 27,000। फिर मैंने कंप्यूट की थी 15,27,000, 15,27,000, 32,38,890, 32,38,890, 33697, 33697, 33697, 440, ये हमारे पास आ गया। इसमें से हमने मार्जिनल रिलीफ को माइनस कर दिया। क्या 1 लाख के ऊपर मिलेगा मार्जिनल रिलीफ? नहीं। इसके ऊपर मिलेगा? नहीं। मार्जिनल रिलीफ किसके ऊपर मिलता है? जहाँ पे सरचार्ज लगता है। अब मार्जिनल रिलीफ कितना मिला? 141,890 का, 141,890 का हमें इस केस में मिला हुआ, और अगले केस में 13,00,650, 13,00,650, ये मैंने अपना निकाला। यहाँ पे मेरे पास आ गया 27,000, यहाँ पे मेरे पास आ गया 15,27,000, यहाँ पे मेरे पास आ गया 890 माइनस में 141,890, कितना आ गया मेरे पास? 30,97,000। अगला अगर हम कैलकुलेट करेंगे 33697, 440 माइनस में 1300, 650, कितना आ गया ये हमारे पास? 3 करोड़ 96,790, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, ठीक है। इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे का 4%, 1295 राउंड ऑफ करके आएंगे, आपके कैलकुलेटर में आ चुका होगा अमाउंट 1295, 871.6 है तो मैं इसको 872 कर दूंगी, 872। क्यों? क्योंकि 0.5 से बड़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है 3097, 000 का अगर हम 4% करेंगे तो कितना आ गया? 123,880, 123,880, और इसमें कितना आता है? 15,27,000 में, 15,27,000 का 4% अगर हम करेंगे 61,080, 61,080, 4% निकालेंगे 1080 हमारे पास आ जाता है, 1080 आ जाता है। और ये हमारे पास अब आ गई फाइनल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। कितना हो गया? 28,080, 080, 7 और 1 8, 6 और 1 7 8, 15,88,000 रुपीज़। यहाँ पे हमारे पास हम करते हैं 39,700, 000 प्लस 1238, 80, 3220, 880, 3239, 6 790 प्लस 1295, 872, 33692, 662, 3,36,92,662 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी पूरा। हमने फॉर्म की कंप्यूटेशन की, हमने क्योंकि हमारा जो पिछला था, पिछली क्लास, उसमें हमने इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI सब उसी का ही होता है। एंटरप्राइज जो होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, वो भी इंडिविजुअल का ही होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर भी जो है वो इंडिविजुअल का स्लैब रेट ही लगता है, HUF, AOP, BOI के ऊपर भी लगता है। आज हमने फर्म पढ़ा, आज हमने कंपनीज पढ़ा, फॉरेन कंपनी पढ़ा, और क्या कहते हैं, हमने पढ़ा आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और हमने एक जैसे इनकम रेट, इनकम के ग्रुप्स रखे और उनके ऊपर हमने टैक्स लायबिलिटी जो है वो अपनी कंप्यूट कर ली आज की क्लास में। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने अपनी क्लास में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो सकते थे।
आप अपने कोई भी इनकम का ले सकते हो, कोई भी इनकम ले सकते हो, उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आज हमने अपना सारा न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे मोटा मोटा ख़त्म कर लिया है, क्योंकि अब से आगे आने वाली थोड़ी जो क्लासेस है वो थोड़ी थियोरटिकल ज़्यादा रहेगी और प्रैक्टिकल कम होने वाली है। हमने अपनी 4 क्लासेस में बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स किए, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए, मैंने आपको अलग अलग ग्रुप्स दिए, अलग अलग पार्टीज़ मैंने आपको दी और उनके ऊपर हमने टेक्स्ट कंप्यूट किया। लेकिन अब जो है वो हम अब थियोरटिकल की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है वो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेट करता है। तो अगली क्लास में मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ले जाऊंगी और क्या क्या हम करने वाले हैं उसको थोड़ा सा सरप्राइज़ रखती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को हमेशा बोलने में मज़ा आता है कि सारे पत्ते मैं एक बार में नहीं खोलना पसंद करती हूँ। तो अगली क्लास किस टॉपिक पे होगी और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड हम इनकम टैक्स वेबसाइट को एक बार देखेंगे, अपनी अगली क्लास में गो थ्रू करेंगे थोड़ा बहुत। तो आज तक की क्लास को अपना रिवाइज करके चलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर नींव पक्की हो तो बिल्डिंग जो है वो बहुत मजबूत बनती है। तो इसलिए ये जो 3-4 क्लासेस हमने पढ़ी है शुरुआत से जब से अभी तक हमारा इनकम टैक्स हुआ है, यहाँ पे हमने सारे के सारे बेसिक्स को कवर कर लिया है, कंप्यूटेशन कैसे होती है वो सब कुछ देख लिया है। अब हम जितना भी पढ़ेंगे वो फर्दर पढ़ेंगे, मतलब हम बिल्डिंग बनाना शुरू कर रहे हैं। बेसिक्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अब बिल्डिंग बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए, सारे के सारे स्लैबरेट्स आपके माइंड में होने चाहिए। अब आगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा आगे वाली क्लासेस में और प्रैक्टिकल पोर्शन कम रहेगा, ठीक है। तो अटेंटिव होके बैठना है जब भी क्लासेस में बैठिएगा। इसी के साथ मैं सीए दीपिका बंसल फ्रॉम शार्पअप आप लोगों से विदा लेती हूँ और हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए अपनी क्लासेस को, क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट, ठीक है। 1 से 2 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपके माइंड में ये कैलकुलेशन बैठेगी और इन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जो है वो आपको धीरे धीरे होती रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बच्चों।